हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी क्लास। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। जो बच्चे जेई 2027 की प्लानिंग कर रहे हैं वो बच्चे इन वीडियो लेक्चर्स को देखकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत हेल्पफुल है। आप लोग इन लेक्चर्स में देखोगे कि मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके अप टू एडवांस लेवल तक का कंटेंट कवर किया है। तो जो बच्चे जेई के लिए तैयार कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। चलिए, तो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने देखा था, जैसा कि लास्ट क्लास में बेटा नॉर्मेलिटी के बारे में हम लोगों ने बात की थी ना। एक्चुअली में हम लोग कर क्या रहे हैं, बेसिकली सॉल्यूशन चैप्टर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था लेक्चर नंबर 1 की भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्यूशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर देयर। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा था कॉन्सेंट्रेशन टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कितने तरह की होती हैं, और हम लोगों ने उसमें कौन कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली। आप लोगों ने मोलैरिटी पढ़ ली, मोलैलिटी पढ़ ली, रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी पढ़ लिया। उसके बाद मैंने आप लोगों को नॉर्मेलिटी के बारे में बताया। नॉर्मेलिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी से बच्चे को डर भी लगता है, और वो डर होता है, एक टर्म होती है उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, वो बेसिकली डराती है। आप लोगों को नहीं डरना है, मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो होता है उसके कुछ फॉर्मूलाज थे, और वो मैंने आप लोगों को लिखवाए थे। वो 3 फॉर्मूलाज जो है वो आपके दिल और दिमाग में होने चाहिए। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला मैं रिवाइज करवा देता हूं बेटा। वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, फॉर्मूला नंबर 1। सेकंड फॉर्मूला, इफ नंबर ऑफ मोल्स आर गिवन देन यू कैन कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी, मतलब नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी में रिलेशन निकालना हो तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। पूरा गेम जो था वो एन फैक्टर पे बेस्ड था, और एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग कहानियों के लिए अलग अलग एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये वाली बात मैंने आपको बताई। एन फैक्टर की डेफिनेशन बदलती है इन द सेंस कि भाई आप क्या सब्सटेंस देख रहे हो। अगर आप एसिड की बात कर रहे हो तो उसके रेफरेंस के हिसाब से कहानी अलग होगी एन फैक्टर की। अगर आप बेस के बारे में बात कर रहे हो तो एन फैक्टर बेस के लिए अलग बोला जाएगा। रिएक्शन में देख रहे हो, सॉल्ट के लिए देख रहे हो। अच्छा, सॉल्ट से याद आया, कल मैंने आप लोगों को 2 एग्जांपल दिए थे और मैंने कहा था बेटा इनको होमवर्क में ट्राई करके आइएगा। तो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। चलो डिस्कस कर लेते हैं ना। सब बच्चे अपना आंसर मैच कराएंगे, ठीक है? चलो भाई, तो मैं पहले वो कल वाले एग्जांपल लिख देता हूं। आप लोगों के सामने लिखा था मैंने K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसका नाम था पोटाश एलम, हिंदी में बोलते हैं इसको बेटा फिटकरी, है ना। चलो भाई, अगर मैं आप लोगों से बोलूं बेटा कि इसका एन फैक्टर क्या है, तो सबसे पहली चीज देखो, क्या ये सॉल्ट है? यस और नो? यस, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अगर सॉल्ट के बारे में आपको मैंने एन फैक्टर बताया था कि सॉल्ट का एन फैक्टर कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो सॉल्ट का एन फैक्टर होता है टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ईदर कैटायन और एनायन। मतलब जब भी आप चार्ज देख रहे हो, या तो कैटायन पे देखो या एनायन पे देखो, और टोटल चार्ज देखना है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, बेसिकली ये सॉल्ट को अपने आयंस में ब्रेक करना था, और आयंस में ब्रेक करने का मतलब होता है कैटायन एनायंस में ब्रेक करना। अब हम इसको कैटायन और एनायन में ब्रेक करते हैं। आपको पता है 2K प्लस SO4-2, इसको ब्रेक करोगे 2Al+3 एंड 3SO4-2। ये बेटा ये तो सिर्फ क्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज हुआ है ना, बेसिकली क्रिस्टल बन रहा है ना, तो वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंडेड है उसके। चलो भाई, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि भाई कैटायन पे टोटल चार्ज कितना है, कैटायन पे टोटल चार्ज कितना है, तो कैटायन ये रहा, टोटल चार्ज काउंट करोगे +2 +6 तो टोटल हो जाएगा +8। सिमिलरली फॉर एनायंस के बारे में बात करेंगे, एनायन पे टोटल चार्ज कितना है, तो बेटा देखो, एक सल्फेट आयन ये रहा, 3 सल्फेट आयन ये रहे, टोटल नंबर ऑफ सल्फेट आयंस आर 4। एक सल्फेट आयन पर जो है वो दैट इज -2 चार्ज, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -8। तो बस यहां से आपकी कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई। एन फैक्टर जो आ जाएगा सिंपली क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो जिन बच्चों का आंसर 8 है बहुत बढ़िया बात है, जिनका नहीं आया वो इस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। एक और एग्जांपल दिया था, उसका आंसर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, आप लोग मैच करा लेना। कार्नेलाइट के बारे में लिखा था KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O, है ना, इसको बोलते हैं कार्नेलाइट। अगर आप इसको कैटायन एनायंस में ब्रेक करोगे तो K+Cl-, सिमिलरली फॉर Mg+2 2Cl-। तो टोटल कैटायन पे चार्ज जो है वो +3 है, टोटल एनायन पे चार्ज -3 है। हेंस द एन फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर सॉल्ट दैट इज कॉल्ड कार्नेलाइट इज नथिंग बट 3। यस और नो? यस और नो? बहुत बढ़िया बेटा। तो ये होमवर्क था, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। जिन बच्चों ने इसका आंसर सही निकाले अच्छी बात है, नहीं है तो एक बार आप देख लेना, ठीक है। और इस पर्टिकुलर एन फैक्टर के बारे में ना आपको क्लास 11th में रिडॉक्स के अंदर डिटेल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप क्लास 11th रिडॉक्स के लेक्चर्स जाकर देखिए, वहां पर आपको क्लियरली
एन फैक्टर को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। इसको मैं क्लीन कर देता हूं। ठीक है बेटा, जैसा कि आपको पता है टॉपिक्स कवर लिखे हुए, तो क्या क्या टॉपिक्स हैं जो हम लोग कवर करेंगे। एक्चुअली मैं आपको पता ही है कि कंसंट्रेशन टर्म्स चल रही हैं, और अभी तो क्या है मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं क्योंकि आपको अभी थोड़ा सा लिंक बनने में टाइम लगेगा। जैसे ही आपका लिंक बन जाएगा तो थोड़ा सा हम लोग स्पीड तेज करेंगे, है ना। फ्रीक्वेंसी भी तो मैच होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच होगी तभी हम लोग कनेक्ट कर पाएंगे एक दूसरे से। आप लोग जब मेरे लेक्चर्स को देखोगे तो आपको फील आएगा कि नहीं गुरुजी ये ट्राई कर रहे हैं समझाने का, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। राइट नाउ अभी थोड़ा सा स्लो चलेंगे, बट जैसे ही मेरे को लगेगा कि नहीं अब ठीक है, बच्चे भी प्रिपेयर्ड हैं, तो फिर हम लोग स्पीड को थोड़ा सा तेज करेंगे। ठीक है, चलो भाई, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के बारे में बात चल रही थी। आप लोगों ने मोलैरिटी के बारे में बात कर ली, मोलैलिटी के बारे में बात कर ली, नॉर्मेलिटी के बारे में बात कर ली। नॉर्मेलिटी के बारे में बात तो कर ली, बट सर इसके क्वेश्चंस जो है वो आपने नहीं करवाए, है ना। तो आज हम इसके क्वेश्चन से शुरू करेंगे। आज की स्लाइड जो है मोस्टली क्वेश्चंस पे बेस्ड है और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, तो आप लोग जुड़े रहिए और मजा आएगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, खुद से सॉल्व करोगे या मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन अगेन आपको पता है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक जाएंगे। जैसा आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है नॉर्मेलिटी के बारे में, कैलकुलेट द नॉर्मेलिटी ऑफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 इन 10 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो आपको क्या करना है, आपको कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल बेसिक से माइंड में रखनी है, और वो है बेसिक चीज तो है फॉर्मूलाज, आपको वो याद होना ही पड़ेगा, याद रखना ही पड़ेगा। नॉर्मलिटी जैसे ही आती है तो नॉर्मलिटी के बारे में दो फॉर्मूलाज आपके माइंड में आ जाना चाहिए। क्या सर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल में बोलना है तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एमएल मल्टीप्लाई बाय 1000। दूसरा फॉर्मूला क्या था सर? नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी के में रिलेशन आपने बताया था, तो वो दोनों फॉर्मूला हैंड टू हैंड याद आना चाहिए कि नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। अब आपका मन करे जिस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लो। अगर आप चाहते हो कि सर हम इसको मोलैरिटी से सॉल्व करना चाहते हैं, बिल्कुल मोलैरिटी से कर लो। आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करना मैंने ऑलरेडी सिखाया है, आपको सिर्फ एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता है एन फैक्टर के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, H2SO4 क्या है? एसिड। और अगर H2SO4 एसिड है तो ये कितने नंबर ऑफ H+ आयन मैक्सिमम दे सकता है? 2। रिप्लेसिबल कितने हैं? 2। अच्छा इसमें कहां लिख रहा है? देखो बेटा जो मैंने कहानी बताई थी आपको रिप्लेसिबल वाली, सुनो। अगर कुछ नहीं दिया है, एसिड लिख कर दिया हो, तो इसका मतलब आपको वो मैक्सिमम वाला कंसीडर करना है। बट अगर रिएक्शन में यूज हो रहा है एसिड बेस रिएक्शन में, तब रिएक्शन के हिसाब से देखेंगे कि अगर रिएक्शन दे रखी है एसिड बेस तो उसमें चेक कर लो कि क्या इसके पास 2 H+ आयन है और ये क्या दोनों H+ आयन ट्रांसफर हो गए या दोनों H+ आयन रिप्लेस हो गए। अगर एक हुआ है तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा, और अगर दोनों हुए हैं तो 2 एन फैक्टर हो जाएंगे। बट यहां पर कोई रिएक्शन नहीं है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि भैया ये मैक्सिमम नंबर ऑफ H+ आयन रिप्लेसिबल है और ये दे देगा, तो इसका एन फैक्टर जो होगा वो कितना हो जाएगा? 2। चलिए भाई शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, है ना। क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है तो जल्दी भी कर सकते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से भी ट्राई कर सकते हो, बट मैं भी आप लोगों को बताने की बता देता हूं जल्दी से। चलिए भाई, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ, फॉर्मूला लिख रहा हूं सबसे पहले तो मैं, इक्विवेलेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml मल्टीप्लाई बाय 1000, है ना। और एक अगर आपको मोलैरिटी के टर्म्स में करना है तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। आप जैसा बोले वैसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई सबसे पहला काम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला आना चाहिए, माइंड में आना चाहिए। सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के दो फॉर्मूले आपने दिए, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या आपको क्वेश्चन में वेट दिया हुआ है? यस। और अगर वेट दिया हुआ है तो आप फिर यही वाला फॉर्मूला लगाओ। क्या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट तो आपको पता है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो ध्यान से, 10 ml में मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, वेट बोलो बेटा कितना है? 0.98 अपॉन। नाउ अगेन क्वेश्चन आता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट बताया था मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। हाँ, H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है, H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 98U। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। सबके एटॉमिक मासेस आपको पता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर 32 होता है, ऑक्सीजन 16 होता है। सबके एटॉमिक मासेस को आप ऐड करेंगे तो आपको इजीली 98 यूनिट मॉलिक्यूलर वेट दिख जाएगा, किसका? H2SO4 का। क्लियर है? चलो बेटा, तो यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट है H2SO4 का 98 डिवाइड बाई 2। तो ये 98 डिवाइड बाई 2 है। ये सिंपली कहानी को मैं क्या लिख दूं? 49 लिख दूं। चलो बेटा 49 लिख देते हैं।
डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 1000। बस बेटा इसको सॉल्व कर लो, है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत अच्छे से कहानी क्लियर हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे को साफ साफ दिख रहा है, इसकी नॉर्मेलिटी आपको कितनी दिख जाएगी, 2। कितनी आ जाएगी बेटा, जल्दी से बोलो। तो कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं गुरुजी हमें जो करना है वो मोलैरिटी के टर्म्स में करना है, तो कर लो बेटा, मोलैरिटी से कर लेते हैं। नॉर्मेलिटी हमको कैलकुलेट करनी है, नॉर्मेलिटी होती है मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। तो बेटा मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास इज 0.98 बाय मोलर मास इज 98। ये हो गए मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 10 ml मल्टीप्लाई बाय 1000। ये हो गई आपकी मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, एंड यू नो वेरी वेल द एन फैक्टर फॉर H2SO4 इज 2। बेटा ये पूरी कहानी और इस पूरी कहानी को देखो, ये सेम ही है, क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा 2। तो हेंस नॉर्मेलिटी जो होगी सॉल्यूशन की क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आई होप बहुत आसान क्वेश्चन था और आप लोगों से सबसे हो गया होगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको ध्यान से देख लेना ना और कैलकुलेशन आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी इन द सेंस है आसान, बट आपको जल्दी में कैसे गलत कर सकते हो। इजी क्वेश्चन है बट आप जल्दी करोगे ना तो गलत होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, गलत होने के चांस रहते हैं। कैसे, पढ़ो। आपको बोलता है H3POX है, H3POX उस सॉल्यूशन की आपको नॉर्मेलिटी गिवन है दैट इज 0.2। देखो ये रहा नॉर्मेलिटी, और इसी सॉल्यूशन की आपको मोलैरिटी दे रखी है 0.1, और आपसे पता है क्या बोल रहा है, वो आपसे कह रहा है कि बताओ H3POX कौन सा है, मतलब आपको H3PO2 है, H3PO3 है या H3PO4 है। आपको सिंपली एक फॉर्मूला लगाना है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। देखो मैं आप लोगों को हर चीज लिख कर दिखा रहा हूं, वैसे ये क्वेश्चन ऐसे पेन पेपर लेकर सॉल्व करने वाला नहीं है, कुछ क्वेश्चंस आपको माइंड में करने हैं। और जेई का जो एग्जाम है ना बेटा, उसमें स्पीड भी मैटर करती है, स्पीड मैटर करती है। एक्यूरेसी, पेशेंस, टेम्परामेंट, नॉलेज तो ऑब्वियस सी बातें चाहिएगी, साथ में आपकी स्पीड का भी गेम है। इन सब चीजों का कलेक्टिव अगर आपके पास है तो ही आप चीजों को जाते हो। और हाँ एक चीज और, टाइम मैनेजमेंट। बच्चे क्या करते हैं, एक सब्जेक्ट जो उनका फेवरेट होता है उसमें तो बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं, बाकी 2 सब्जेक्ट में फिर टाइम नहीं बचता, जो आसान क्वेश्चन होते हैं वो छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है, टाइम मैनेजमेंट भी होना चाहिए कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट को इतना ही टाइम देना है, तो वो जो फिक्स है वही उतना ही देना है, इसी हिसाब से प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो भाई, तो नॉर्मेलिटी कितनी है बेटा, 0.2, मोलैरिटी है 0.1 इंटू एन फैक्टर। यहां से एन फैक्टर आ गया 2, रुक जाओ, अब गलती होने के चांस। एन फैक्टर 2 आया तो बच्चों को क्या लगता है आंसर आ गया, एक्स की वैल्यू 2 हो गई। नहीं, आप लोगों को मैंने बताया था H3PO4 का एन फैक्टर होता है 3, H3PO3 का एन फैक्टर होता है 2। तो अगर H3PO3 का एन फैक्टर 2 है तो H3POX में x की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपल आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 3 होगी। क्लियर है, आसान क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बेटा मैंने आप लोगों को कहा था कि आज के लेक्चर में ना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, बिल्कुल लास्ट में जाएंगे जब ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे, तब हम वापस से नई कंसंट्रेशन टर्म दैट इज मोल फ्रैक्शन वो स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो भी मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किए हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सिंग हो गया, है ना। 2 सेम टाइप के सब्सटेंस को मिक्स कर दो, 2 अलग अलग टाइप के सब्सटेंस को मिक्स कर दिया तो क्या कहानी होगी, नॉर्मेलिटी कैसे चेंज होगी, मोलैरिटी, रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसे बनेगा, इन सब कहानियों को हम देखेंगे, ठीक है। चलो भाई पढ़ो इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है 100। अब देखो लेवल धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ना, तो लेवल जब धीरे धीरे बढ़ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा। A 100 ml solution was made by adding 1.43 gram of Na2CO3.X H2O. Okay, the normality of the solution is 0.1. The value of X is okay. मतलब आपसे क्या मांग रहा है, ये जो X है ना, ये X बोला यहाँ पर ये X कितना है, मतलब X की वैल्यू क्या है, Na2CO3 dot how many water molecules are surrounded by this Na2CO3, ऐसे ही है इसका मतलब। बहुत बढ़िया, तो X की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और ये है आपको क्वेश्चन में गिवन कि भाई नॉर्मेलिटी सॉल्यूशन की 0.1 है और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसमें 1.43 ग्राम हमें ऐड करना है 100 ml में। तो बस आप कर सकते हो, कैसे देखो जरा ध्यान से। अगेन दो कहानी क्या कि सर अगर आप इसको मोलैरिटी से सॉल्व करना चाहते हो बिल्कुल आप मोलैरिटी से कर लो, और अगर आप चाहते हो कि नहीं गुरुजी हमें तो नॉर्मेलिटी से ही सॉल्व करवा दो तो नॉर्मेलिटी से कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मेलिटी से ही करता हूं, है ना। चलिए बेटा, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू बोलो भाई फॉर्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स
यही होता था नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ दिस, मतलब सॉल्यूट लिखते थे ना, अरे भाई यही तो सॉल्यूट है आपका, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाई 1000। बहुत बढ़िया। क्या क्वेश्चन में आपको नॉर्मेलिटी गिवन है? यस, दैट इज 0.1। ओके, आपको क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखो ध्यान से, उसने बोला 100 ml सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, 100 ml solution was made by adding 1.43 gram of this Na2CO3.XH2। तो बेटा 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम हो गया मल्टीप्लाई बाई 1000, यानी पूरा गेम जो है वो ये है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है क्या? अगर वेट ऑफ सब्सटेंस इज गिवन देन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है? चलिए भाई, तो वेट बोलो कितना है? 1.43 वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। अगेन पूरी कहानी कहां आ गई? इक्विवेलेंट वेट। चलो भाई इक्विवेलेंट वेट को अलग से कैलकुलेट करते हैं एक बार, है ना। इक्विवेलेंट वेट किसका? Na2CO3.XH2O। अच्छा, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट बाई एन फैक्टर। मैं कह रहा हूं बिना फॉर्मूले के आप कैसे करोगे? बेसिक फंडामेंटल है कि भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूलास पता होना चाहिए, ये बेयर मिनिमम है, इससे नीचे तो क्या ही जाओगे। मतलब ये फॉर्मूलास आपको याद होने चाहिए, उसके बाद कॉन्सेप्ट आप लगा पाओगे या इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, चलिए बेटा, तो जल्दी से मेरे को बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। अब आपको मॉलिक्यूलर वेट निकालने में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। सोडियम होता है 23, एक का तो दो का 46, प्लस कार्बन हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन हो गया 16 इंटू 3 48, तो ये हो गया बेटा 58 प्लस 48, 58 प्लस 106। ओके, 106 प्लस, अब देखो यहां पर अरे पूरा मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, ये तो Na2CO3 का था, डॉट XH2O। अच्छा, X हमें नहीं पता, यही तो कैलकुलेट करना है, बट H2O तो पता है ना, H2O का मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है 18, तो 18 इंटू X, तो एक्चुअल में जो मॉलिक्यूलर वेट आएगा वो आएगा 106 प्लस 18X डिवाइड बाई एन फैक्टर। नाउ ये सॉल्ट है, और सॉल्ट का एन फैक्टर मैंने अभी अभी तो बताया आपको, आप लोगों ने बहुत अच्छा एग्जांपल भी किया था, फिटकरी और कार्नेलाइट का। एन फैक्टर सॉल्ट के लिए देखते हैं टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन ईदर कैटायन और एनायन, तो आप लिखोगे बेटा 2Na प्लस और CO3 माइनस 2, हेंस एन फैक्टर जो आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। तो बस बेटा इसको यहां से 2 लिखोगे, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 53 प्लस 9x, उठा के यहां रख दो, यही तो है इक्विवेलेंट वेट, 53 प्लस 9x। बस बेटा अब अपन को इसको सॉल्व करना है, तो यहां से ये 2 0 कट हो जाएंगी, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं पहले, उसके बाद देखेंगे। 1.43 डिवाइड बाई 53 प्लस 9x मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, चलो बेटा अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 53 प्लस 9x इक्वल्स टू 1.43 इंटू 10 यानी 14.3 डिवाइड बाई, ये इधर आया नीचे आएगा 0.1, 0.1 है, यानी ये पूरी कहानी जो बनेगी तो 143 की बनेगी, तो सिंपली मैं 143 ही लिख देता हूं यहां पर। ठीक है, अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आ रही तो बेटा फिर आपको सोचना पड़ेगा, है ना। बेसिक कैलकुलेशन है, आपको पता होनी चाहिए। यहां से 9x बोलो कितना आएगा, यहां से 9x कितना आएगा, जल्दी बोलो बेटा। 143 माइनस 53 करोगे ना, और ये मेरे को दिख रहा है कितना 90, बहुत बढ़िया। x आ जाएगा 10, x आ जाएगा 90 बाई 9 दैट इज 10। आगे आंसर, आगे आंसर x की वैल्यू क्या है, यानी जो सब्सटेंस आप ऐड कर रहे हो बेसिकली वो क्या है, वो ये है Na2CO3 डॉट 10H2O। क्लियर है, मजा आया, बहुत बढ़िया। ये देखो धीरे धीरे हम लोग लेवल बढ़ाएंगे, धीरे धीरे। पॉज करो वीडियो को, फिर से देखो, खुद से ट्राई करो एक बार, ठीक है। चलिए ओके बेटा, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन। बहुत बार आता है आप लोगों के सामने डाइल्यूशन डाइल्यूशन डाइल्यूशन, ये मतलब क्या है डाइल्यूशन का? क्या कहना चाहते हो गुरुजी, डाइल्यूशन का मतलब क्या है? एक ही लाइन में खत्म करूंगा, डाइल्यूशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। यस, अब आप बोलोगे सर हमें तो पता है कि एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, बेटा एक्चुअल मीनिंग इज एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ, हम लोग जो कंसीडर करते हैं 99% कि भाई हम लोग सॉल्वेंट एज अ वाटर लेकर चलते हैं,
तो ये जो डेफिनेशन है ये बना दी जाती है कि एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर, बट द एक्चुअल मीनिंग ऑफ डाइल्यूशन इज एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। पेन पेपर लेकर बैठो बेटा जल्दी से, और जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखते जाएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब अगर आपको कोई पूछे तो आप सीधा सीधा बोलोगे एडिशन ऑफ, पॉइंट्स ऐड करेंगे बेटा, एडिशन ऑफ मोर अमाउंट, एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ वो बात अलग है कि हम जो सॉल्वेंट, अच्छा सॉल्वेंट में तो तुम बोलोगे सर लिक्विड होगा कि सॉलिड होगा कि गैस होगा, अरे बेटा हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं लिक्विड सॉल्यूशन, और लिक्विड सॉल्यूशन स्टार्टिंग में बताया था, लिक्विड सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करते हैं, सॉल्वेंट को फिक्स कर दिया लिक्विड ही होगा। नाउ आप सॉल्यूट ऐड करा तो सॉल्यूट कैन बी ईदर सॉलिड ईदर लिक्विड और गैस, बट सॉल्वेंट फिक्स है लिक्विड। अब नाउ लिक्विड में भी तो बहुत सारे के सॉल्वेंट हो सकते हैं ना, इसलिए मैंने जनरल डेफिनेशन में लिखा एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हाँ आप लोगों को ये देखने को मिलेगा 90% 95% कि जो सॉल्वेंट है वो वाटर होगा, इसीलिए डेफिनेशन में ये लिखा जाता है एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर। क्लियर है कहानी? अरे यस और नो? बहुत बढ़िया बेटा, एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ वाटर आप बोल सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है, बट द एक्चुअल मीनिंग इज एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन क्या है गुरुजी, फिर क्या है? अब देखो कहानी, आप एक चीज समझो, मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और उसमें एक सॉल्यूशन है, कोई भी किसी भी चीज का, किसी भी सब्सटेंस का एक सॉल्यूशन हो सकता है। मेरे को एक चीज पता है कि जो ये सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी है लेट्स सपोज n1 एंड द वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज V1 लीटर में। अगर आप मिलीलीटर लोगे तो, अगर मिलीलीटर लोगे तो बेटा कुछ नहीं है, सिंपल कहानी है। अगर आपने वॉल्यूम लीटर में लिया हुआ है, नॉर्मेलिटी आपको पता है, तो जो आप ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करते हो वो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम आता है। लेकिन अगर आपने वॉल्यूम एमएल में लिया है तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो नहीं आते, आपको आते हैं नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। वो मैथ्स है और कुछ नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, यहाँ पर सिंपल मैथ्स चल रही है, ठीक है। चलिए, तो अब आप लोगों को बोला है क्या कि एक सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी n1 है और उसका वॉल्यूम कितना है V1। नाउ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड। देखो ऐसे बोलेगा कि दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड, और डाइल्यूट करने के बाद जो सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन की रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी NR बता दो। ओहो, मतलब समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं कि एक सॉल्यूशन है that is having the normalities N1 and volume is V1. Now that solution is diluted. Diluted का मतलब ये रहा addition of more amount of solvent, मतलब इस सॉल्यूशन में कुछ तो डाला है, कुछ क्या डाला? वाटर डाला है, क्योंकि 90% 95% केसेस में, आप लोगों के केसेस में वो यही बोलेगा कि भैया वाटर से डाइल्यूट कर दो। तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, और पानी डालने के बाद बोला है कि बताओ जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा उसकी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, मतलब नॉर्मेलिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, पहले ये तो बताओ। ऑब्वियसली बात ना बेटा, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सोचो माइंड में, क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। अच्छा एक बात बताओ, यानी नॉर्मेलिटी चेंज कर रहा हूं तो मेरे ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, किस पे? कि सर या तो मैं सॉल्यूट ऐड कर दूं तो नॉर्मेलिटी चेंज हो जाएगी, या फिर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंज कर दूं। ऑब्वियसली बात है, सॉल्यूट तो मैं ऐड कर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मैं करवा रहा हूं डाइल्यूशन, और डाइल्यूशन का मतलब तो सॉल्वेंट में चेंजेस है ना, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूट चेंज नहीं। यानी कि गुरुजी नॉर्मेलिटी तो चेंज होगी, और वो कैसे चेंज हो रही है? क्योंकि जो फाइनल वॉल्यूम है ना वो चेंज हो गया। फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ? मान लेते हैं जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है वो हो गया हमारा VR, पर मुझे इतना पता है कि VR की वैल्यू तो फिक्स है, और फिक्स मतलब पता लग गई ना कैसे? देखो इधर, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। लेट x लीटर ऑफ वाटर, देखो मैं वाटर तो मैंने ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है, पर हम लोग वाटर लेकर चलेंगे, ठीक है। लेट x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड, x लीटर ऑफ वाटर इज एडेड मतलब कि भैया डाइल्यूट कर दिया पानी डाल के। अच्छा गुरुजी, तो जो रिजल्टेंट वॉल्यूम है वो कितना होगा? अरे भैया स्टार्टिंग में कितना था? स्टार्टिंग में कितना था? V1। आपने इसमें कुछ तो ऐड किया है ना, क्या ऐड किया है? पानी। तो जो एक्चुअल वॉल्यूम है VR वो तो V1 प्लस x हो जाएगा, V1 प्लस x हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी। इस पूरी कहानी में ना एक चीज फिक्स है, और वो पता है क्या है? सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स, क्योंकि मैंने सॉल्यूट ऐड किया ही नहीं। अच्छा गुरुजी, ये बात तो हमने सोची नहीं,
यानी कि ये बिफोर डाइल्यूशन का केस है ना, ये बिफोर डाइल्यूशन है एंड दिस इज आफ्टर डाइल्यूशन। बिफोर डाइल्यूशन एंड आफ्टर डाइल्यूशन। एक बात बताओ, बिफोर डाइल्यूशन में जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट वो कितने होंगे? अच्छा वहां बोलोगे सर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालें, ये क्या दुख है हमारे जीवन में? कोई दुख नहीं है, नॉर्मेलिटी पता हो, वॉल्यूम पता हो, तो क्या आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं कैलकुलेट कर सकते? बहुत इजीली कर सकते हो बेटा। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट इज नथिंग बट द नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। अरे यस और नो? यस 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 गुरुजी। तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। बहुत बढ़िया। ये है सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स। फाइनल में चेक कर लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। भाई यहां ऐसा थोड़ी सॉल्यूट खत्म हो जाएगा, सॉल्यूट तो है ना इसमें, क्योंकि सॉल्यूशन तो बनाया ही ना आपने। गुरुजी वो कितना होगा? तो वो हो जाएगा बेटा एन रिजल्टेंट इंटू वी रिजल्टेंट। वी रिजल्टेंट की वैल्यू बाद में हम लोग v1 प्लस एक्स डालेंगे। अभी रिजल्टेंट मानकर मैं लिख देता हूं एनआर वी आर, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, जल्दी सोचो, क्या सॉल्यूट आपने ऐड किया था क्या? नहीं गुरुजी, हमने तो सॉल्वेंट ऐड किया था, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन का मतलब ही है एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यानी ग्राम इक्विवेलेंट जो सॉल्यूट के पहले थे वही ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के बाद में होने चाहिए। यानी कि जो इक्वेशन है वो ये है N1V1 इक्वल्स टू N रिजल्टेंट V रिजल्टेंट। ओके, तो यहां से N रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? जल्दी बोलो, N1V1 डिवाइड बाई V रिजल्टेंट, और V रिजल्टेंट है V1 प्लस एक्स। कुछ भी नहीं करना था, बस यही है। अब इसको क्या याद करोगे क्या? अब पूछेगा क्या? वो दो काम करेगा यहाँ पर, बोलेगा बताओ फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी कितनी हुई। दूसरा, वो कितना पानी डाला कि फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी इतनी हो गई। मतलब वो नॉर्मेलिटी दे देगा आपको एनआर, बोलेगा बताओ कितना पानी डाला, एक्स पूछ देगा। अरे एक्स भी तो पूछ सकता है वो कि भाई आप एक बात बताओ कि हमने कितना पानी ऐड करें कि जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसकी रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी इतनी हो जाए। अच्छा ठीक है गुरुजी, आपकी सारी बातें हमको समझ में आ गई, लेकिन एक बात बताओ इस इक्वेशन को बोलते क्या है ना? इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? N1V1 इक्वल्स टू N2V2 लिखते हैं कुछ लोग, है ना? मतलब वो तो अपने सिंबल्स हैं, डिनोट करने के तरीके हैं। N1V1 इक्वल्स टू N2V2 बोलो या N1V1 इक्वल्स टू NRVR बोलो। इस इक्वेशन का नाम है बेटा डाइल्यूशन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन और डाइल्यूशन इक्वेशन, है ना, एक ही बात है। अच्छा ये तो नॉर्मेलिटी के टर्म्स में, क्या गुरुजी मोलैरिटी के टर्म्स में हो सकती है? अरे बेटा होगी ना, क्योंकि आप एक चीज समझो, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला आपको पता है। क्या पता है? हाँ नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला पता है, ये रहा देखो, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू, आप लोगों ने लिखा मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। एन फैक्टर तो सेम ही है क्योंकि सॉल्यूट तो सेम ही है, सॉल्यूट थोड़ी ऐड किया है। यानी जब मैं यहां पर लिखूंगा मोलैरिटी m1 इंटू एन फैक्टर, यहां पर लिखूंगा एमआर रिजल्टेंट मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, एन फैक्टर से एन फैक्टर उड़ जाएगा। यानी ये पूरी कहानी को मैं मोलैरिटी के टर्म्स में भी कन्वर्ट कर सकता था। यस, आप बुद्धि लगाओ, एमआर इक्वल्स टू M1V1 अपॉन V1 प्लस एक्स भी तो लिख सकता था। आसान है बेटा, कुछ नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री में बढ़िया आप करवा दूंगा, लेकिन आपको सुनना पड़ेगा मुझे। और नॉट इवन फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी केमिस्ट्री हम देखेंगे अच्छे लेवल पे। लेकिन अभी राइट नाउ क्या स्टार्टिंग में जो मैंने सोचा है कि भाई पहले जो एनसीईआरटी जो है ना, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलते हैं, और अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन ये, दैट्स व्हाई आई हैव पिक्ड दैट चैप्टर। ओके, एमआर इक्वल्स टू M1V1 अपॉन V1 प्लस एक्स। कुछ नहीं है बेटा, सेम कहानी थी, यहां से आप क्लियर कर सकते हो। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एन फैक्टर से एन फैक्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन में जो है वो एडिशन ऑफ मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, ना कि सॉल्यूट। ठीक है गुरुजी, ये कॉन्सेप्ट कुछ तो बढ़िया लगा हमको, और अगर ये बढ़िया लगा तो बेटा इस पे जल्दी से क्वेश्चन कर दो, है ना। आई होप आप लोग कर पाओगे, क्योंकि आपको समझ में आया होगा। देख लेते हैं एक बार बेटा, है ना, ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन पे क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलता है, तो आप लोग ट्राई करोगे क्या? चलिए आप ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए, है ना, और 1 मिनट का टाइम है आपके पास, इसको जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए। 1 मिनट भी नहीं है, 30 सेकंड में हो जाएगा वैसे, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे, ठीक है। बट स्टार्टिंग है तो आप पेन पेपर लेकर बैठो आप इसको।
मैं तो खैर बच्चों की तरह ही बताऊंगा, बिल्कुल बच्चों की तरह, मतलब बिल्कुल हर एक चीज खोल के लिख कर, क्योंकि ऐसा थोड़ी कि सब बच्चे का लेवल है, कुछ बच्चे हो सकता है कि ट्राई कर रहे हैं कि हम भी मेहनत करके उस लेवल पे पहुंचे, या कुछ बच्चों ने अभी अभी जेईई की स्टार्टिंग की हो, प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, 11th उनका खराब हो गया हो, तो 12th में ये चीजें कर पाना या पकड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 11th जब वेस्ट हो जाती है ना बेटा, तो उन बच्चों का दर्द जो 12th में आते हैं और वो अपनी इच्छा रखते हैं कि सर हमें भी जेईई की तैयारी करनी है, तो फिर वो उनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 11th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट, वो 12th में यूज होते हैं अगर अच्छे लेवल पे पढ़ना है। तो जो 11th के जो वीक कॉन्सेप्ट हैं जिन बच्चों के, उन कॉन्सेप्ट्स को मैं कोशिश करूंगा कि यहीं कवर कर दूं। ये जो पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ये 11th में हो जाता है वैसे बेटा बेसिकली, है ना, बट मैं यहां पर ऐसा मानकर चल रहा हूं कि आपको नहीं आता, आप बिल्कुल जीरो से हो, है ना। चलिए चलो भाई शुरू करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड, बहुत बढ़िया लाइन होती है ये लाइन में रुला देती है। द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट मस्ट बी एडेड, दैट मस्ट बी एडेड का मतलब आपसे एक्स मांग रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड, रिजल्टेंट वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, वीआर नहीं, एक्स पूछ रहा है। बच्चे क्या करते हैं, वीआर कैलकुलेट करके कर देते हैं, और हालांकि इस ऑप्शन में दिया नहीं है, होगा मेरे हिसाब से, शायद एक बड़ा ऑप्शन दिख रहा है तो चेक कर लेते हैं एक बार। To a mixture of 250 ml of 0.6 molar HCl and 750 ml of 0.2 molar HCl to obtain solution of HCl। अच्छा एक बात बताओ यार, एक सॉल्यूशन है तो वो पूरी कहानी चल क्या रही है, आप एक चीज को ध्यान से समझ पाओगे, एक कंटेनर है, एक दूसरा कंटेनर है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद एक कंटेनर में एक तीसरा कंटेनर है, या एक दोनों को मिक्स किया, खाली कर दिया इसमें, और इसमें जो है HCl है। ऑब्वियस सी बात है यार, जब HCl इसमें है, HCl इसमें है, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूशन भी तो HCl का ही बनेगा। अरे दो स्ट्रॉन्ग एसिड को ही तो मिक्स कर रहे हो, तो बनने वाला सॉल्यूशन भी एसिडिक ही होगा। वो तब होता जब हम एसिड अलग मिला रहे होते हैं, बेस वो भी आएंगे, वेट मिक्सिंग आएगी। अभी सिंपल कहानी है ना, देखो बेटा, एसिड है, HCl है, और उस HCl के एक सॉल्यूशन, इस वाले की बात कर रहा है, बोल रहा है कि इसकी मोलैरिटी 0.6 है और वॉल्यूम 250 ml है। अच्छी बात है। नाउ इस वाले सॉल्यूशन के बारे में क्या बोला है उसने कहा है कि इस वाले सॉल्यूशन में जो मोलैरिटी है M2 दैट इज 0.2 एंड वॉल्यूम इज 750 ml। अच्छी बात है। और बोलता है जो सॉल्यूशन तैयार हुआ, उसे तैयार हुए सॉल्यूशन को, जो तैयार हुआ है सॉल्यूशन, उसमें मोलैरिटी जो हो जाए वो 0.25 हो जाए। तो कितना पानी ऐड करें, तो लेट x लीटर वॉल्यूम इज एडेड, खत्म बात। तो बेटा मेरे को एक चीज तो समझ में आ गई, v रिजल्टेंट तो आ जाएगा। अच्छा x लीटर है, आंसर उसने ml में दिया, तो एक काम करें अपन ml ही मान लेते हैं, क्यों मेहनत करनी है ना। x ml वाटर इज एडेड, ml में ले लो, लीटर में ले लो, वो तो आंसर है ना, वो तो आप जो यूनिट के साथ शुरू करोगे वही यूनिट में आंसर आ जाएगा। अगर आप लीटर में कन्वर्ट करके करोगे तो फिर लीटर में आंसर आएगा। अगर आप ml में, क्योंकि ऑप्शन ml में दिए ना, तो हम मेहनत से बच सकते हैं, बाद में कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। चलो बेटा, सबसे पहला काम, क्या आप यहां से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालोगे? अब रुक जाओ बेटा, मैंने आपको क्या कहा था, अगर सेम सॉल्यूट है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लो या नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, एन फैक्टर खत्म हो जाएंगे। जो मिक्सिंग वाला बिफोर डाइल्यूशन है और आफ्टर डाइल्यूशन है। अगर आप बिफोर डाइल्यूशन देख रहे हो तो HCl को तो मिक्स किया है, और आफ्टर डाइल्यूशन क्या है, HCl। सेम है लेकिन अलग अलग हुए तो फिर कहानी अलग होगी थोड़ी सी। इसलिए बेटर इज मैं आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स की ही प्रैक्टिस कराऊं, ज्यादा अच्छा है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इस वाले HCl के ना, HCl सॉल्यूशन 1, बोलो भाई क्या आएंगे? सर इसका एन फैक्टर 1 होता है, इसका एन फैक्टर भी 1 होता है, और ये इसका एन फैक्टर सेम ही है। चलो भाई, तो ग्राम इक्विवेलेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम लीटर में, पर हमने ml में ही मान के करना है क्योंकि आंसर ml में। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स नहीं आएंगे, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे, अगर वॉल्यूम ml में। ठीक है, चलो भाई, तो बोलेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाई 250 मल्टीप्लाई बाई 1। अरे भैया एक बात बताओ, नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट करना है ना, या नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकालने, तो आपको पता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम होता है। नॉर्मेलिटी क्या होती है? मोलैरिटी 0.6 इनटू एन फैक्टर HCl का 1 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ml में, तभी तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट आए। और बेटा इस कहानी को सॉल्व करोगे तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है ये जीरो खत्म हो जाएगी, 150 150 आ जाएगा यहां से। ओके,
ये इस वाले के मिलीग्राम इक्विवेलेंट आए। सिमिलरली मैं इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट निकाल लेता हूं, तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ दिस सॉल्यूशन HCl2 है ना, सेकंड सॉल्यूशन के, वो कैसे आएंगे बेटा, इसकी मोलैरिटी इनटू इसका एन फैक्टर, ये हो गई मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम 750 ये हो जाएंगे मिलीग्राम इक्विवेलेंट। और ये कहानी भी बेटा मेरे को दिख रही है 75 इंटू 2 मतलब 150। ओके, तो टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हो गए, दिस प्लस दिस हो गए ना, तो बहुत बढ़िया यार। एक बात बताओ, टोटल मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स हो गए बेटा 150 प्लस 150 दैट इज 300। अच्छा, फाइनल सॉल्यूशन में, रिजल्टेंट सॉल्यूशन में मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने थे, तो ये रहे फाइनल सॉल्यूशन। इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करोगे, मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू अगेन सेम नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी कहां है, मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर, इसलिए मैंने कहा था देखो एन फैक्टर उड़ जाता है, बट वो सेम टाइप का सॉल्यूशन होना चाहिए। अलग अलग हुए बेटा तो दिक्कत है, फिर आप ग्राम इक्विवेलेंट से ही सॉल्व करोगे। मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स बोलो जल्दी से, 0.25 इंटू 1 इंटू रिजल्टेंट वॉल्यूम VR, ठीक है। चलो अच्छा, ये मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स फाइनल वाले HCl के, ये मिक्सिंग वाले बिफोर डाइल्यूशन, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो कर देते हैं बेटा दोनों को इक्वल। 300 इक्वल्स टू 0.25 इंटू VR, यहां से VR आ गया बेटा, VR आ गया, बोलो 300 बाई 0.25, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कोई तो कुछ तो कहानी है, और मुझे ये दिख रहा है 1200 ml। मैंने पहले ही कहा था रुक जाओ आंसर नहीं है। हाँ, अगर मैं होता ना, मैं क्या करता इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ई ऑप्शन और देता, और मैं ई ऑप्शन में लिखता 1200 ml। उसने पूछा क्या वाटर कितना ऐड किया है, भैया 250 और 750 तो ऑलरेडी था ना आपके पास, तो 250 प्लस 750 कितना हो गया, 1000 ml तो ऑलरेडी था, फाइनल वॉल्यूम 1200 हो गया, तो कितना पानी डाला, तो गुरुजी VR जो हो जाएगा, VR वो हो जाएगा, VR तो 1200 आया, वो क्या है V1 प्लस V2 प्लस X, ये रहा V1, ये रहा V2 और X ये रहा, तो यहां से X आ जाएगा बेटा, क्योंकि इसकी वैल्यू है 1000, तो X आ जाएगा 200 ml, बस ml में आंसर आ गया हमारा। तो देख लो बेटा है क्या ऑप्शन, यस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आसान है, नहीं डरना है, क्लियर है। बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हर एक क्वेश्चन अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीखना है, समझना है, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। ओहो, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सॉल्यूशन। एक्चुअली में ये मिक्सिंग का भी क्वेश्चन था, बट वहां पर मैंने डाइल्यूशन को ऐड कर दिया है ना। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, मिक्सिंग करते हैं। अब मिक्सिंग जब हम करते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखते हैं, क्या हम सेम टाइप के सॉल्यूशंस की मिक्सिंग कर रहे हैं या अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस की मिक्सिंग कर रहे हैं। अगर हम सेम टाइप के सॉल्यूशंस की मिक्सिंग कर रहे हैं तो क्या कहानी है, अलग टाइप के सॉल्यूशंस की मिक्सिंग कर रहे हैं तो क्या कहानी है। जनरली हम जो मिक्स करते हैं वो एसिड बेस करते हैं, है ना, मतलब दो एसिड को मिक्स कर दिया, दो बेस को मिक्स कर दिया, या एसिड बेस को मिक्स कर दिया, तो इन्हीं के ऊपर तीन केसेस हम लोग बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं ना, हम स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ भी मिलाते हैं, लेकिन ये सब कहानी आपको क्लास 11th आयनिक इक्विलिब्रियम में जब पीएच कैलकुलेट करना बताते हैं ना, तो वहां एड ऑन करते हैं इस टॉपिक को। यहां बताने, यहां पीएच का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम चैप्टर तो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, बस एक हल्का सा आइडिया आपको मैं दे देता हूं ताकि आप लिंक कर पाओ, ठीक है बेटा। चलिए, तो मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सॉल्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो देख लेना बेटा कॉन्सेप्ट केस 1 है ना, केस वाइज पढ़ते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। केस 1 है ना, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। जैसे इधर देखना, मान लेते हैं एक कंटेनर है, उसमें है एक सॉल्यूशन 1, इसको मिक्स करना है, यह है सॉल्यूशन 2, और मिक्स डाइल्यूट नहीं करना, डाइल्यूट वाला हो गया, अगर डाइल्यूट करेंगे तो फिर बोल देते हैं कि इसको डाइल्यूट भी कर दो, वो एक्चुअली लास्ट वाले क्वेश्चन में आ गया है, मैं सिंपल बता रहा हूं। और इसको मिक्स कर दिया, और जो मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन बना, सेम कंडीशंस पे, कंडीशंस चेंज नहीं करनी है,
कंडीशन बदलोगे दुनिया बदल जाएगी। यस, यहाँ मोलैरिटी नॉर्मलिटी में टेम्परेचर इफेक्ट और टेम्परेचर की कंडीशन, प्रेशर कंडीशन, ये सब सेम रखनी है आपको, ठीक है। हाँ चलिए भाई, तो फाइनल सॉल्यूशन है ना, रिजल्टेंट सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको अपन। क्या बोल सकते हैं बेटा? रिजल्टेंट सॉल्यूशन। अच्छा, इनकी सबकी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को तो डिफाइन करो। मान लेते हैं बेटा इसकी नॉर्मलिटी N1 है, इसका वॉल्यूम V1 है लीटर में, ठीक है। इसकी नॉर्मलिटी N2 है, इसका वॉल्यूम V2 है लीटर में। और जो फाइनल सॉल्यूशन है उसकी रिजल्टेंट नॉर्मलिटी दैट इज NR एंड द फाइनल वॉल्यूम VR, जो कि बहुत अच्छे से आप लोगों को साफ साफ दिख रहा है। VR की वैल्यू V1 प्लस V2 हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस सॉल्यूशन के ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट किया जा सकता है? ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे बेटा N1 V1। सिमिलरली इसके ग्राम इक्विवेलेंट्स भी कैलकुलेट करोगे। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन 2, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन 2, दिस इज ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन 1। बोलो भाई, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन 2 क्या आ जाएंगे? N2 V2। और रिजल्टेंट सॉल्यूशन के जो ग्राम इक्विवेलेंट होंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन दैट इज NRVR। बस बेटा कुछ नहीं करना, एक्चुअली में क्या मिक्स किया, ध्यान से सुनना मेरी बात। मिक्स करने के बाद मुझे पता लगा कि यार इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट, तो टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? टोटल ग्राम इक्विवेलेंट कितने होंगे? जल्दी बोलो। तो तुम बोलोगे गुरुजी N1 V1 प्लस N2 V2, यही तो आएंगे। और टोटल कहां होंगे? यहां होंगे, क्योंकि मिक्स ही तो किया है। तो यानी एक्चुअल में टोटल ग्राम इक्विवेलेंट इस सॉल्यूशन में कितने हैं? वो इतने हैं। अब आपको पूछ रहा है अतः एंड रिजल्टेंट बताओ। एंड रिजल्टेंट, अच्छा नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होगा रिजल्टेंट नॉर्मलिटी का टोटल ग्राम इक्विवेलेंट N1 V1 प्लस N2 V2 डिवाइड बाई, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, रिजल्टेंट वॉल्यूम। और रिजल्टेंट वॉल्यूम है आपके पास V1 प्लस V2। बस बेटा दिल और दिमाग में इस फॉर्मूले को छाप लो। N1 V1 plus N2 V2 divided by V1 plus V2, that will give you the resultant normality of the resultant solution। और resultant solution कैसे बनाया? By mixing two or more same type of solution। सेम टाइप बोल रहा हूं, याद रखना। अगर अलग अलग टाइप हुए मतलब एसिड बेस हुए, ये कहानी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि एसिड और बेस प्यार करते हैं एक दूसरे को। एसिड और बेस एक दूसरे को देख के खा जाएंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि भाई एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी और वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके हैं। तो वो पूरी कहानी अलग है, वहां से मिक्स मत करना इस कॉन्सेप्ट को। हाँ सेम टाइप के हैं आप लगाओ, बिल्कुल लगाओ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। चलो बेटा, तो ये कहानी थी मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और मैंने लिख भी दिया है केस बना के। ये केस 1 की कहानी थी जब सेम टाइप के सॉल्यूशन हो। बट अगर दो डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन है तो केस 2 के अंदर हम उसको कवर करते हैं। चलिए बेटा, केस 2, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर डिफरेंट नेचर सॉल्यूशन, डिफरेंट नेचर के हों सॉल्यूशंस। जैसे इसमें है ना एसिड प्लस बेस। और जब अभी मैं बात कर रहा हूं जो एसिड बेस की ना, वो याद रखना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की ही बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को ही मिलाएंगे। हम स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ वीक बेस के साथ कर सकते थे, और स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड के साथ, या स्ट्रॉन्ग बेस को वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ कर सकते हैं। लेकिन इधर जब हम बात करेंगे तो इधर भी बहुत सारे केसेस बन सकते थे, क्योंकि सेम टाइप के हैं। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ मिला दिया, स्ट्रॉन्ग बेस को स्ट्रॉन्ग बेस के साथ मिला दिया, वीक एसिड को वीक एसिड के साथ मिला दिया, वीक बेस को वीक बेस के साथ मिला दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड के साथ मिला दिया, स्ट्रॉन्ग बेस को वीक बेस के साथ मिला दिया। बेस को मिलाना, एसिड एसिड को मिलाना, सेम टाइप का होना चाहिए, सेम नेचर का होना चाहिए, ठीक है। एसिड बेस में क्या है? एसिड बेस में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि बेटा एसिड बेस थोड़ी क्या, मतलब आपको पता होना चाहिए एसिड बेस रिएक्शन जो होती है, आप लोगों ने बचपन से पढ़ी है क्लास 10th में, कि भाई जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस वाटर, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा गुरुजी कुछ अच्छे से बताओ, मजा नहीं आया। देखो मान लेते हैं ये इसमें मैंने एसिड ले लिया। मैं पहले ही कह रहा हूं स्ट्रॉन्ग एसिड की ही बात कर रहा हूं, लिख देता हूं बेटा, लिख देता हूं मैं अभी स्ट्रॉन्ग एसिड की ही बात कर रहा हूं।
यहां पर मैं स्ट्रॉन्ग बेस की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि वीक एसिड वीक बेस आते ही कहानियों में थोड़ा सा बदलता है, क्योंकि वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब अल्फा, हाँ तो रुक जाओ, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन एक ही बात है। चलिए बेटा, तो ये एसिड है और मान लेते हैं ये बेस है। एसिड की नॉर्मेलिटी है Na और इसका वॉल्यूम है V A या V1 ले लेते हैं ना। बेस की जो नॉर्मेलिटी है या वॉल्यूम है ना, अपन VA ही कर देते ताकि कंफ्यूजन ही खत्म हो जाए। बेस जो है उसकी नॉर्मेलिटी है NB और वॉल्यूम है VB। ठीक है बेटा, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। गुरुजी जब इन दोनों को मिक्स किया तो मिक्स ऐसा होने के बाद ऐसा थोड़ी बोलोगे कि सर इसके ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसके ग्राम, अभी तक क्या कर रहे थे, इसके ग्राम इक्विवेलेंट प्लस इसके ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, ये रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी थी। ऐसा नहीं होगा। अब इसके ग्राम इक्विवेलेंट और इसके ग्राम इक्विवेलेंट पहले इंडिविजुअली चेक किए जाएंगे। कैसे चेक करो? इसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? पता है आप लोगों को? जब नॉर्मेलिटी पता हो तो Na। अच्छा बच्चे यूं बोल रहे हैं कि गुरुजी ये Na से ना में सोडियम लग रहा है, आप एक काम करो कैपिटल लिखो। चलो बेटा आपकी बात मैंने मान ली, ठीक है, खुश। एसिड, बस बेटा अब खुश, ठीक है, ठीक है। चलिए तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड कैसे लिखोगे? तो ग्राम इक्विवेलेंट हो गया Na मल्टीप्लाई बाई VA। ये एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं और वॉल्यूम लीटर में है। भैया वॉल्यूम अगर ml में होगा तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे, अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ही देगा। ठीक है, चलो बेटा यहां पर आप बेस के ग्राम इक्विवेलेंट निकालोगे, ऑब्वियस सी बात है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस क्या होंगे? NB VB, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। चलिए बेटा अब चेक करेंगे, और चेक कैसे करेंगे? देखो एक्चुअली में ना इसका कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता देता हूं। देखो एग्जांपल से बताऊं, एग्जांपल से HCl प्लस NaOH, एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ये बनेगा NaCl प्लस वाटर। अब ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। यार एक बात बताओ, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये कहता है कि व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl रिएक्ट्स विद, HCl मतलब रिएक्टेंट एक ही बात कर रहा हूं ना, दो रिएक्टेंट जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहां पर हमारे जो दो रिएक्टेंट्स हैं दैट इज HCl एंड NaOH। तो जो मैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बता रहा हूं वो HCl और NaOH के रेफरेंस में बता रहा हूं। जनरल अगर आपको देखना है तो आप रिएक्शन पहले लिखोगे A ऑफ A प्लस B ऑफ B गिव्स C ऑफ C प्लस D ऑफ D, तब आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस डिफाइन करते हो। व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A reacts with 1 gram equivalent of B, it will always produce 1 gram equivalent of C and 1 gram equivalent of D. It means according to the gram equivalence law, all the gram equivalents मतलब A, B, C, D के सबके सेम हो जाएंगे। यहां पर क्या है, मैं ये बोल रहा हूं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है? वो ये कह रहा है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यानी HCl रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, मतलब HCl के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए NaOH का 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए, वो ये कह रहा है। अच्छा ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूं सुनो ध्यान से। HCl के अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट है हमारे पास और बेस का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, तो यही तो कहता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए इसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। मतलब एसिड इस बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को खा जाएगा, या बेस एसिड, भैया एसिड बेस तो प्यार करते हैं ना एक दूसरे से, तो एसिड का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को खा जाएंगे, या बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के 1 ग्राम इक्विवेलेंट को खा जाएंगे। क्लियर है? तो यहां पर क्या होगा, ये खत्म हो जाएंगे, और खत्म हो जाएंगे तो NaCl का 1 ग्राम इक्विवेलेंट बच जाएगा, बनेगा। ठीक है, लेकिन सुनना जरा ध्यान से, केस 2, अगर बेटा मैंने बोला है कि 2 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड है और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस है, अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब सुनो, एसिड के 2 ग्राम इक्विवेलेंट पर बेस के तो एक ही है ना, तो बेस बोलेगा कि भाई मुझे एक ही चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस कहता है 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड 1 ग्राम बेस को खा जाएगा। यानी कि अब पक्की बात है, सॉल्यूशन में ये पूरा खत्म हो जाएगा और ये बचेगा। कितना बचेगा? बचने दोनों क्या फर्क पड़ता है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। यानी जब आपने एक्चुअली में देखा तो वो ये देखा HCl और बेस में HCl के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा थे, तो जो सॉल्यूशन बने मिक्स करने के बाद जो चीज बचेगी वो एसिड बचेगी। ज्यादा होगा वही तो बचेगा ना, कम को कैसे बचाओगे? जो ज्यादा होगा वो बच जाएगा। एसिड और बेस में एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो वो बच गया, तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट माइनस बेस के ग्राम इक्विवेलेंट किए, तो याद करो। हाँ बस यहीं से केसेस बनाऊंगा मैं अलग अलग। अगर एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा है तो एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट माइनस बेस के ग्राम इक्विवेलेंट,
अच्छा सर, जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? अरे बेटा एक बात बताओ, एसिड ज्यादा है, बेस कम है, दोनों को मिक्स किया, आपने कहा सर एसिड के ज्यादा है, बेस के कम है, तो बचेगा जो सॉल्यूशन वो तो एसिडिक बचेगा ना, तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा। और अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो pH ऑफ द सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7 एट टेंपरेचर 25 डिग्री सेल्सियस। यस और नो? बस ब्लू लिटमस को रेड कर देगा वो सब। फिर आयनिक की कहानियां चलती है ना, अभी आयनिक पे नहीं जा रहे, अभी अपन इतना ही देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा गुरुजी एक बात बताओ, केस 3 ले लेते हैं आप। केस 3 में मैं उल्टा कर देता, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का लेता मैं और 2 ग्राम इक्विवेलेंट बेस के लेता, तब क्या कहानी करते? अब बेटा बेस ज्यादा है, एसिड कम है, तब अब एसिड बोलेगा कि भाई बेस मुझे एक ही चाहिए तेरा। क्या 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का बेस के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करके खत्म हो जाएगा, तो बेस बचेगा, यानी बेस के ग्राम इक्विवेलेंट माइनस एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट करोगे अब आप। क्लियर है? बस बेटा इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 3 केस बनाते हैं फटाफट, और वही हमारे दिमाग में रह जाएगा। हमने ग्राम इक्विवेलेंट एसिड के निकाल लिए, जब एसिड के ज्यादा होंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे, जब बेस के ज्यादा होंगे तो दिस माइनस दिस करेंगे, और जब दोनों सेम होंगे, करना ही क्यों है, न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन। अगर रिएक्शन ही न्यूट्रलाइजेशन होती है, तो जब न्यूट्रलाइजेशन होगी तो फिर हम क्यों करेंगे, मतलब सीधा आ जाएगा हमारा, ठीक है। चलो भाई, तो केसेस बनाता हूं मैं। If gram equivalent of acid greater than gram equivalent of base, मतलब एसिड के ग्राम इक्विवेलेंट अभी अभी आप लोगों ने लिखे, मैंने नहीं लिखे, NaVa ग्रेटर देन NbVb, तो जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी होगी NR वो क्या होगी, तो तुम बोलोगे गुरुजी NaVa माइनस NbVb, ये टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स बचेंगे ना, डिवाइड बाय नॉर्मेलिटी होती है टोटल ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। अब रुक जाओ, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या करोगे, VA माइनस VB, अबे वॉल्यूम माइनस नहीं होता है, वॉल्यूम ऐड होता है, तो वॉल्यूम में लिखोगे आप VA प्लस VB। बस ये रहा केस 1 की कहानी। और जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन आएगा बेटा वो होगा एसिडिक, क्यों, क्योंकि सॉल्यूशन में एसिड बच रहा है, और अगर सॉल्यूशन एसिडिक होगा तो pH लेस देन 7 हो जाएगी, ब्लू लिटमस 2 रेड कर देगा। केस 2 की कहानी देखते हैं। इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस ग्रेटर देन ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, तब आप क्या कहानी लिखोगे, तब आप बोलोगे गुरुजी NbVb ग्रेटर देन, अगर NaVa है तो जो रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी होगी दैट विल बी NbVb माइनस NaVa डिवाइड बाई VA माइनस VB, मत करना, अगेन VA प्लस VB, और रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी जो होगी, मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो बेसिकली बेसिक होगा, सॉल्यूशन बेसिक होगा तो आपको OH माइनस देगा, OH माइनस से POH आएगी, POH से PH आएगी, फिर वो आयनिक की कहानियां हैं, ठीक है। अच्छा केस 3 भी सुनना चाहते हो क्या, मतलब ठीक है वो तो कोई बताने जैसा कुछ है नहीं, बट आप चाहते हो तो मैं बता देता हूं बेटा। लो केस 3, इफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, मतलब वो ये कहना चाह रहा है अगर NaVa बराबर हो जाए NbVb, अरे तो यही तो हम कह रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से, कि क्या, कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड का 1 ग्राम बेस को खा जाएगा। अच्छा तो 2 हुए तो, अरे तो 2 एसिड के 2 बेस के खा जाएंगे, सेम होने चाहिए ना, तो 3 ग्राम इक्विवेलेंट 3 ग्राम बेस के साथ खत्म हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के साथ मतलब इक्वल है तो बेटा पूरा खत्म हो जाएगा, सीधा सीधा बात है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में SASB टाइप का सॉल्ट बनेगा, और SASB टाइप के सॉल्ट की pH सीधी सीधी आप बोलते हो 7 है, सॉल्यूशन विल बी ओवरऑल न्यूट्रल एट टेंपरेचर 25, मतलब एट टेंपरेचर नहीं, किसी भी टेंपरेचर पर न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए तो ये कहानी थी, फटाफट से अपन वापस से क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ आओ क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द Cl माइनस, ये ना माइनस ऊपर लगा हुआ है, फाइंड द Cl माइनस concentration in a solution which is obtained by mixing 1 mole each of barium chloride BaCl2, sodium chloride NaCl and HCl in 500 ml water। बस बेटा कुछ नहीं करना, बहुत आसान है, आपसे पूछ रहा है बताओ Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी। अच्छा Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन मांग रहा है, हम बता देंगे। क्या क्या कह रहा है वो ये कह रहा है कि भैया एक बात बताओ, BaCl2 है, BaCl2 है, तो BaCl2 कितना है, 1 मोल BaCl2 को मिक्स कर रहा है किसके साथ, 1 मोल
NaCl के साथ और 1 मोल HCl के साथ। क्या आपको यहां से भी Cl माइनस मिलेंगे? यस, ऑब्वियसली बात है, बेरियम क्लोराइड Cl माइनस देगा। क्या यहां से भी आपको Cl माइनस मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। और आपको यहां से भी Cl माइनस मिलेंगे। और पूछ रहा है कि बताओ फाइनल में Cl माइनस कितना होगा। आसान है, आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है कि 1 मोल बेरियम क्लोराइड नंबर ऑफ Cl माइनस आयन कितने देगा? नंबर ऑफ Cl माइनस, बोलो भाई 2 देगा ना। अरे 1 मोल Cl बेरियम क्लोराइड 2 Cl माइनस देगा ना, 2 मोल Cl माइनस देगा। ऑब्वियस सी बात है, 1 मोल बेरियम क्लोराइड 2 मोल ऑफ Cl माइनस देगा। यहां से 1 मोल NaCl आपको 1 मोल Cl माइनस देगा यहां से, ये यहां से मिलेंगे आपको। और HCl से क्या मिलेंगे? 1 मोल ही मिलेंगे, क्योंकि एक HCl एक ही Cl माइनस, 1 मोल ही Cl माइनस देगा। तो टोटल मोल्स कितने हो गए Cl माइनस के? टोटल मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन दैट इज 2 + 1 + 1। 2 + 1 + 1 हो गया ना। ये कितना हो गया बेटा? 2 + 1 + 1 आता है क्या आपको? 4 होता है बेटा। अच्छी बात है, गुड। आपसे पूछ रहा है बताओ फाइनल कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस की कितनी होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन, अच्छा मोलैरिटी के बारे में बात कर रहा है, और मोलैरिटी के लिए हम लोग ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। तो Cl माइनस की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो होती है, बताओ मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो। मोलैरिटी होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये रहे मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन 4 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहां है? इन 500 ml वाटर। अब मजेदार कहानी स्टार्ट होगी, मजेदार कहानी। आपसे पूछ रहा है फाइंड द Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन विच इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इन 500 ml वाटर। मतलब एक्चुअल में क्या करा, पानी में डाला, सॉल्यूशन बनाया, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही यही है 500 ml। ठीक है, और ml में है तो बेटा आप लीटर में तो आराम से मतलब कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं तो 1000 से मैंने बताया था आपको। जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो आपको मिल जाएगी Cl माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 8 मोलर। इजी क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, सिंपल कहानी थी। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट पे चलते हैं। What maximum volume of 3 molar solution of KOH? 3 molar solution of KOH का maximum volume कितना हो can be prepared from 1 liter each of 1 molar KOH। अच्छा इधर सुनो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि KOH है, दूसरा KOH है, दो अलग अलग सॉल्यूशन है KOH के, है ना, जिनके बारे में हमें जानकारी दी है। और क्या इंफॉर्मेशन दी है? इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, इसकी मोलैरिटी 1 मोलर है। एक दूसरा सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं, ठीक है, 1 लीटर ईच ऑफ 1 मोलर KOH एंड 6 मोलर। ये भी 1 लीटर है बट ये 6 मोलर है। और आपको बताना है कि बताओ कितना वॉल्यूम तैयार करें कि जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनेगा KOH का उसकी मोलैरिटी कितनी हो जाए? 3 मांग रहा है वो आपसे। ठीक है, अरे यार बेटा कुछ नहीं करना, अभी तो बताया सेम नेचर का है, मोलैरिटी से खत्म हो जाएगा, या ग्राम इक्विवेलेंट या मिली मोल से खत्म कर लो, या मोल से खत्म कर लो, जैसे आपका मन करे। इतनी सारी तरीके बता दिए मैंने आपको। मिलीग्राम इक्विवेलेंट से कर लो, मिली मोल से कर लो, मतलब अगर वॉल्यूम लीटर में तो ग्राम इक्विवेलेंट से कर लो या मोल से कर लो। ठीक है, हम मोल से कर लेते हैं। चलो भाई, मोल्स किसके? ऑफ KOH। अगर आपको मोलैरिटी पता हो, वॉल्यूम पता हो, तो क्या लिखते हो? मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। यहां से मोल्स बोलो KOH के क्या आएंगे? मोल्स ऑफ KOH आएंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। यानी टोटल मोल्स कितने हो गए एक्चुअली में? टोटल मोल्स कितने हो गए? टोटल मोल्स ऑफ KOH दैट इज 1 + 6 दैट इज 7। बोलो हाँ। अच्छा यार एक बात बताओ, बोलता है कि टोटल मोल्स इतने हैं तो वॉल्यूम कितना हो कि मोलैरिटी 3 आ जाए। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ये रहे KOH डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा लीटर में रख दूं? लीटर में रख देता क्योंकि लीटर में ही बात कर रहा है वो। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलो यहां से 7 कितना आएगा? 3। 7/3 कितना होता है तो बताएगा क्या? 7/3 कितना होता है? मेरे हिसाब से तो देखो 2 पॉइंट है ना, 2.3333 जैसा होता है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज सुनो, ये जो सॉल्यूशन है रिजल्टेंट सॉल्यूशन, ये इसका वॉल्यूम इतना हो जाएगा। बट अगर उसने ये पूछ दिया होता इस क्वेश्चन में कि बता पानी कितना डाला, तो तुम सोचते गुरुजी पानी कहां डाल रहे हैं यहां। अरे बेटा एक बात बताओ, KOH का 1 लीटर ये है, दूसरा सॉल्यूशन है उसका 1 लीटर है, तो एक्चुअल में तो 2 ही लीटर हुआ ना, पर आंसर आ रहा है 2.33। तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो कहां से आया?
अरे ये कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन वाला भी है कि ऑलरेडी उसने पानी डाल दिया होगा। तो कितना पानी डाला, अगर उसमें बोले कि भाई वाटर का अमाउंट कितना होगा, मान लेते हैं हाउ मच वाटर, इसमें कितना रहा होगा, तो 2.333 माइनस 2 दैट इज 0.33 लीटर। हालांकि उसने पूछा नहीं है, पर अगर पूछ देता तो हम ये बता पाते हैं। हालांकि जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो तो यही होगा, क्योंकि उसने पूछा ये है कि व्हाट मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन। ठीक है, अरे यस और नो बेटा, अरे यस और नो। चलिए, हाँ तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था, बाकी अपन कल करेंगे ना। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में लिख लो, ट्राई करके आना, ठीक है, ट्राई करके आना, जल्दी से नोट कर लो, कल अपन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को एक चीज बताई थी मैंने लास्ट क्लास में भी, अनाउंसमेंट दिया था कि हमारी जितनी भी क्लासेस हैं वो हमारे चैनल्स पे आ रही हैं। उजास करियर इंस्टीट्यूट, IIT जेई की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे जेई की, उनके लिए जो क्लासेस होंगी वो आएंगी हमारी उजास IIT उजास पे, मैं लिख देता हूं, ठीक है, IIT उजास। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो क्लासेस लेक्चर्स देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे बेटा नीट उजास। ये डैश हटा देना बीच में, डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हो। फाउंडेशन के लिए जो बच्चे फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब क्लास 8th 9th और 10th, उनके लिए जो लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे वो मैं बता देता हूं। उजास क्लास 8th, सिमिलरली फॉर क्लास 9th उजास क्लास 9 एंड उजास क्लास 10। आप जाके इन चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको रेगुलर वीडियोस और अपडेट मिलते रहेंगे। कंटेंट एक नंबर मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी है। बस आपको रेगुलर रहना है, लेक्चर जब आएंगे टाइम टू टाइम आपको पढ़ना है। और पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसा नहीं है कहानियों की तरह वीडियो लेक्चर्स को सुनते हो, आज सुनोगे 2 दिन बाद 3 दिन बाद भूल जाओगे, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, ठीक है। चलिए, तो बेटा आज के लिए इतना ही, आपको पता ही है आज मैं बोलूंगा नहीं, खुद से फील हो जाएगा वो, ठीक है। थैंक यू, आप लोगों ने पेशेंसली मुझे सुना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आज हमने क्वेश्चंस छोड़ा है वहां से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद।